नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कंटेम्परेरी तो नहीं बोलेंगे इसको, चलो मान लेते हैं कंटेम्परेरी बहस अभी तक चल रही है। हम चर्चा करेंगे आज बहुत ही एक मजेदार टॉपिक है वैश्वीकरण, और उसी से जुड़ा हुआ है उदारीकरण और निजीकरण। 1990 के बाद भारत में ये शब्दावली अत्यंत प्रसिद्ध हो गई थी। इसी शब्दावली के आज हम निहितार्थ समझेंगे कि ये है क्या। आज इसका पहले अर्थ समझेंगे। आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो है वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। और कई बार हम इसको उदारीकरण और निजीकरण और भूमंडलीकरण ऐसे लिखेंगे तब एक शब्द बनता है। एल, पी और जी को कहाँ ले आए? यहाँ। तो ये फेमस शब्दावली वो एलपीजी है। अपन आज जी को पहले करेंगे। आज हम किसकी चर्चा करेंगे? ग्लोबलाइजेशन की। तो कई बार ये शॉर्ट फॉर्म हम सीधा ही बोल देते हैं एलपीजी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी। आज हम वैश्वीकरण की चर्चा करेंगे और इस वैश्वीकरण को हम भूमंडलीकरण भी कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन अत्यंत प्रसिद्ध शब्द है। शुरुआत में तो हमें ये समझ में नहीं आते थे कि ये कहना क्या चाहते हैं। धीरे धीरे फिर इनके ऊपर मैटर कलेक्ट होता गया और फिर बहुत सारे विद्वानों ने इसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया। शुरुआत में जब ये आया था भारत में, जब इसकी चर्चा हो रही थी, उस टाइम में देश में बहुत बड़ी एक वैचारिक भ्रांति खड़ी की गई थी कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी वालों के द्वारा। जो दक्षिणपंथी ताकतें थी उन्होंने एक भ्रांति खड़ी की कि ये जो ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस है, ये ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस अपने साथ दो चीजें और लेके आएगी, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। तो वो प्राइवेटाइजेशन पे तो चुप हो गए, लेकिन उन्होंने दो मुद्दे उठाए, ग्लोबलाइजेशन का और लिबरलाइजेशन का, क्योंकि दक्षिणवादी ताकतें निजीकरण का विरोध नहीं करती। उनका इससे होगा क्या? इससे देश की जो सीमा है वो खुल जाएगी और बाहरी चीजें देश में आएगी। अब बाहर से क्या आएगा देश में? बाहर से आएंगे विचार, बाहर से आएगी पूंजी, बाहर से आएगा वित्त, बाहर से आएगी सेवाएं, सर्विसेज। श्रम तो आएगा नहीं, क्योंकि श्रम तो अपने यहाँ भरा पड़ा है। बाहर से कौन आएगा देश में? वो तो अपने बहुत हैं, वो आएंगी बाहर से। और एमएनसी आएगी बाहर से। जब पूंजी आएगी, वित्त आएगी और सेवा के रूप में ये सेवाएं लेके क्या आएगी? एमएनसी आएगी। तो एमएनसी तो एक ही बहुत थी। ऐसी एक कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, विदेशी कंपनियां आ जाएगी देश में। तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, बहुत मुश्किल से हमने निकाला था। 300-400 साल तक हमने क्या लड़ी थी? लड़ाई। तब जाके वो कंपनी गई थी। अब जब उदारीकरण और भूमंडलीकरण हो जाएगा तो अब आपकी जो सरकारें उनके तो हाथ कट ही जाएंगे।
अब आप सीमाओं के ऊपर उनको रोक नहीं सकते, वो तो आएगी क्योंकि आपने स्वीकार कर दिया है लिबरलाइजेशन और इसको ग्लोबलाइजेशन को। तो अब सैकड़ों की संख्या में कंपनी आएगी और वो सारा पैसा यहाँ से अपना माल बेच के और वापस कहाँ ले जाएगी? अपने देश। तो ये देश जो थोड़ा बहुत अपने पैरों पे खड़ा होने लगा था वापस फ्लैट हो जाएगा, ढह जाएगा। तो उसी के साथ फिर WTO की चर्चा चलने लगी, आर्थर डंकल के प्रस्तावों की चर्चा चलने लगी। कभी पॉलिटिकल इकोनॉमी करेंगे उसमें इनकी चर्चा करेंगे, डंकल प्रस्ताव और ये सारे। अब डंकल आया यहाँ, डंकल एक व्यक्ति था जिसने WTO के इस पूरी वार्ताओं को सिरे चढ़ाया था और WTO से पहले जितने भी एग्रीमेंट होते थे उन पे उसने चर्चाओं को केंद्रित कर दिया था। तो डंकल आया तो उसके ऊपर जूते फेंके गए, लोगों ने भोरी विरोध किया कि ये आएगा तो फिर देश में लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आएगा। तो उस टाइम वाकई में ऐसा ही माहौल था, इसे नई तकनीक आ जाएगी, नई तकनीक में कंप्यूटर आ जाएंगे, कंप्यूटर आ जाएंगे तो आदमी का काम ही नहीं बचेगा, सारे काम ही कौन करेंगे? कंप्यूटर करेंगे। तो क्या बेरोजगारी आएगी, इससे देश में गरीबी आएगी, क्योंकि देश का पैसा है वो मल्टीनेशनल कंपनी, जो विदेशी कंपनी आएगी वो कहाँ ले जाएगी? यहाँ से बाहर ले जाएगी। बाहर से विचार आएंगे, विचार अपने साथ बाहर की संस्कृतियाँ लेके आएंगे, संचार तेजी से होगा, बाहर की सारी सांस्कृतिक चीज़ें वो यहाँ पहुँच जाएगी, वहाँ के विचार पहुँच जाएंगे। वहाँ के विचार ये भी तो पहुँचेगी कि समाज में खुलापन होता है, स्त्री पुरुषों के जो संबंध होते हैं वो बड़े खुले होते हैं। तो ये विचार जब भारत में पहुँचेगा तो भारत की संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था तो ढह ही जाएगी, समाज में अनाचार फैल जाएगा, लड़कियाँ तो टिकेगी नहीं, उसके बाद या तो तलाक ले लेगी या गायब हो जाएगी। अच्छा, सारी मैरिज है, वो पुरुषों के भोजन बटाओगे तो ये चिंता होगी कि ये खाएंगे कहाँ, क्योंकि ब्याह तो हो गए नहीं, क्योंकि सारी मैरिज अरेंज होगी तो रंग मैरिज होगी। रंग मैरिज में तो पार्टी होती नहीं है, पार्टी होती है ब्याह में। जब अरेंज मैरिज होती है तो उनके भी टेंशन होगी, उन्होंने भी शोर मचाना शुरू कर दिया, ठीक है, क्योंकि ब्याह खाने को नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चर्चाएं चल रही थी कि समाज में जो सांस्कृतिक है वो विघटन शुरू हो जाएगा, सामाजिक विघटन शुरू हो जाएगा। तो बाहर के विचार आएंगे तो अपने साथ वो न्यूक्लियर फैमिली के विचार लेके आएंगे, एकलवादी परिवार आएंगे तो संयुक्त परिवार टूट जाएंगे, तो सामाजिक विघटन होगा, बहुत सारे तलाक होंगे, उनसे सामाजिक विघटन होगा, क्योंकि बाहर के लोग विचार आएंगे तो हम नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो कहा कि इससे हमें सांस्कृतिक नुकसान होगा, सामाजिक नुकसान होगा और इससे हमें आर्थिक नुकसान होगा, हम गरीब हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे और सांस्कृतिक रूप से हम दिवालिया हो जाएंगे। ऐसा माहौल बना इस देश में। फिर ये 4-5 साल चला और उसके बाद फिर उन लोगों ने जो विरोध कर रहे थे उनकी क्या बन गई? सरकार बन गई। तो पहले वाले तो फिर भी फूंक फूंक के कदम रखा था, उन्होंने तो कदम रख दिए, वो बिना ही फूंक के शुरू कर दिए। और उन्होंने तो MNCs के लिए रेड कारपेट और बिछा दिया कि आपका स्वागत है। पहले तो वो बिना बुलाए आ रही थी, अब उसको बुला बुला के ला रहे, आओ, वो नहीं आ रही है तो भी अब आप आओ। तो ऐसे करके, और फिर चाहे वो पार्टियां दक्षिणपंथी थी, चाहे वो पार्टियां वामपंथी थी और चाहे वो पार्टियां मध्यम मार्गी थी, सब ने किसको स्वीकार कर लिया? वैश्वीकरण को और भूमंडलीकरण को स्वीकार कर लिया। तो इसकी आज हम चर्चा करेंगे कि दरअसल है क्या। तो एक इसकी छवि बनाते हैं पहले मन में। ये दरअसल एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस जो आपके आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित करती है, आपके सामाजिक क्षेत्र को प्रभावित या सांस्कृतिक क्षेत्र को प्रभावित करती है, इसमें समाज भी आ जाएगा, और आपके राजनीतिक क्षेत्र को प्रभावित करती है। और ये चाहती है कि पूरा संसार है उस आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से वो क्या हो जाए? एकल स्पेस या एकल स्थान हो जाए, सिंगल स्पेस के रूप में तैयार हो जाए। सारी अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ जाए, सारी संस्कृतियां आपस में जुड़ जाए और राजनीतिक रूप से हम सब इंटरडिपेंडेंट हो जाए, एक जैसी वैश्विक सरकार की तरह कोई चीज़ प्रकट होने लग जाए। तो ये किस पे ध्यान देती है? एक ऐसी प्रोसेस जो आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से इस विविधतापूर्ण समाज को, संस्कृति को, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को क्या बनाना चाहती है? एकल स्थान के रूप में प्रकट करना चाहती है। अब वो कौन कौन सी ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो हमें एकलवाद की ओर लेके जाती है, सिंगल स्पेस की ओर लेके जाती है? ऐसी प्रोसेस को बढ़ाने में जो
एक मुख्य भूमिका होती है वो होती है संचार की। संचार में सूचनाएं आती हैं, आपके विचार आते हैं, ये सारे संचार है। दूसरा है व्यापार। व्यापार में एमएनसी आती है, वस्तुएं आती है, पूंजी आता है, वित्त आता है, वो है व्यापार। और तीसरे होते हैं विचार, या फिर ये कह दो सामाजिक मुद्दे और सामाजिक समस्याएं। इन पे क्या सोचना है? सामाजिक मुद्दे अपन यहां नहीं रोकेंगे, अपन इतने थोड़ी याद करेंगे। और इसी के तहत आता है फिर राजनीतिक एकीकरण कह लो, या राष्ट्र राज्यों की संप्रभुता का क्षरण कह लो। धीरे धीरे इन चीजों को समझ जाएंगे। इस प्रोसेस को बढ़ाने में संचार ने, व्यापार ने, सामाजिक मुद्दों के ऊपर चर्चाओं ने और राजनीतिक एकीकरण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस प्रोसेस को बढ़ाने में, जिसके तहत आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से हम कैसे स्थान का निर्माण कर रहे हैं? एकल स्थान का। संचार के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, व्यापार के द्वारा वस्तुएं, सेवाएं और वित्त बहुत तेजी से यहां से वहां जाती है, पूरे संसार में बहुत तेजी से होता है। धीरे धीरे समझेंगे हम इनको। सामाजिक समस्या और सामाजिक मुद्दे हैं, ये अब लोकल नहीं रहते, बल्कि ये क्या हो जाते हैं? विश्वव्यापी हो जाते हैं। एक देश के सामाजिक मुद्दे वो दूसरे देश के में भी चर्चा का विषय बनते हैं, चाहे वो तलाक के मुद्दे हो, चाहे वो घरेलू हिंसा के मुद्दे हो, चाहे वो नारी अत्याचार के मुद्दे हो, वो कोई से मुद्दे हो, ये वैश्विक मुद्दे बन जाते हैं। और संसार में जो राष्ट्र राज्य की जो एकलता थी, संप्रभुता थी, अब वो धीरे धीरे क्षिप्त होने लगती है और संसार किस ओर बढ़ने लगता है? राजनीतिक एकीकरण की ओर बढ़ने लगता है। देखेंगे पूर्णतः ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ हो जाता है इस मामले में। तो ये तो हम इन चीजों के चारों ओर हम सब चीजों को केंद्रित रखेंगे, तब धीरे धीरे समझ में आ जाए कि वैश्वीकरण है क्या दरअसल। हम इसको कोई परिभाषित करने की कोशिश नहीं करेंगे, कुछ शब्दों के माध्यम से इसको समझें कि भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण है क्या। अब ऐसा करते हैं, इसके लिए एक ही शब्द ले लेते हैं। कौन सा? भूमंडलीकरण। आप भूमंडलीकरण कहो, वैश्वीकरण कहो, इंग्लिश तो एक ही है, ग्लोबलाइजेशन। सीधा सा तात्पर्य है, अभी शब्दों में उन्हीं के शब्दों में बोलते हैं जिन्होंने इनको कहा है। एक कनाडा का बहुत बड़ा विद्वान है जिसका नाम है मैकलुहान। वो कहता है, इनको सब शब्दों को एक साथ समझेंगे। वो कहता है ये है वैश्वीकरण क्या है? ग्लोबल विलेज है। ग्लोबल विलेज का तात्पर्य है कि भूमंडलीकरण के तहत पूरी धरती, पूरा ग्लोब है, वो सिकुड़ के क्या रह जाता है? एक विलेज के रूप में। एक गांव में किसी भी मुद्दे के ऊपर कोई दूरी नहीं होती। विचार, एक जगह एक विचार होगा, शाम तक पूरे गांव में थोड़ी देर में फैल जाएगा। कोई घटना अगर गांव में घटित हुई, थोड़ी देर में फैल जाएगी। कोई वस्तु आई, सब्जी वाला आया, आधे घंटे पूरे गांव में सब वस्तु बेच जाएगा। छा ले आनी है, चलो 2 मिनट में ले आऊंगा छाछ, ऐसे होता है। तो वस्तुएं तेजी से यहां से जाती है, विचार है, घटनाएं हैं, और आपके आपसी संबंध है, वो क्या होते हैं? बड़े निकट से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे में पूरा संसार भी क्या बन जाता है? एक गांव बन जाता है। इस गांव में क्या क्या होता है? देखो, इस गांव में विचार है, घटनाएं हैं, पूंजी है, वित्त है, सेवाएं हैं, श्रम है। और देख लेते हैं, कुछ याद आ गया तो। और तो क्या फैलता है? यही फैलता है। ये सारे बहुत तेजी से इस पूरे संसार में ऐसे ही फैलते हैं जैसे कहाँ फैलते हैं? एक गांव में फैलते हैं। एक जगह एक आइडिया पैदा हुआ, एक विचार पैदा हुआ, एक आइडिया पैदा हुआ था। ये पीछे आया ना आजकल, ये इसको नया तरीका, कौन सी टूल आई है? वो चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी आई और आते ही आपने देखा कि थोड़े से दिनों में, 5-7 दिनों में पूरा संसार इसके बारे में
जानने लगे, लेख आ गए इसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर खोज लिया लोगों ने, इसके ऊपर इसके नुकसान आने लगे, बीबीसी ने इंटरनेट के ऊपर छोड़ दिया, न्यूज छोड़ दी, अखबारों ने छोड़ दी। बहुत तेजी से विचार फैलते हैं, घटनाएं। जयपुर में छोटी सी कोई घटना हो जाए, पूरे संसार को थोड़ी सी देर में ही पता चल जाएगा घटनाओं के बारे में, क्योंकि अब संचार बहुत ज़्यादा तेज हो गया है। अब आपका जो मोबाइल है, आपका इंटरनेट है, आपकी ये टीवी है, सोशल मीडिया है, ये इन विचारों को और घटनाओं को बहुत तेजी से पूरे संसार में स्प्रेड कर देता है। जयपुर में आज अगर कोई भी घटना घट जाए, बम विस्फोट हो जाए, कोई और सकारात्मक घटना मान लो घट जाए, कोई पॉजिटिव काम हो जाए, तो हाथों हाथ आप क्या करेंगे, उसकी फोटो क्लिक करेंगे, उस पर कैप्शन लिखेंगे और अमेरिका अपने ताऊ जी को भेज देंगे। अब जैसे आपने देखा होगा कि आपके गांव में बारिश होती है, गांव में बारिश शुरू नहीं उससे पहले आपके पास क्या आ जाती है, फोटो आ जाती है। ओढ़ो पड़ा, ओढ़ा पड़ते ही फोटो आ गई। तो आप देखिए हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, फिर भी फट से आपको क्या है, उनके विचार है, उनकी घटनाएं हैं, वो सारी चीजें संचार की वजह से पता चल जाती है। परिवहन कितना तेज हो गया है, आप कहीं से भी एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं। मैं एक मुख्य मुद्दा तो भूल गया, क्या चीज है, वस्तुएं। एक गांव में वस्तुएं जाने में कितना टाइम लगता है, कस्सी मांग के लानी है, कुहाड़ियों मांग के लाना है, छाप मांग के लानी है, लूण खत्म हो गया, मिर्च खत्म हो गई, कितनी मिनट लगती है लाने में, 2 मिनट। पिज्जा कितनी देर में आता है, पिज्जे वाला पैसे वापस देता था आधे घंटे पिज्जा नहीं आए तो। और कौन सा पिज्जा, मैकडोनाल्ड का पिज्जा, अमेरिकन पिज्जा आपके पास 15 मिनट में पहुंच जाता है। तो वस्तुएं बहुत तेजी से गमन करती है। जैसे सारे गांव की सारी वस्तुएं कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं, संसार के किसी भी कोने में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपकी पहुंच से बाहर हो। आप तो क्या करो, अमेजन पे जाओ और फ्लिपकार्ट के ऊपर जाओ, बैठे थाने छाना थेपड़ी सारो मिलसी थाने, यहाँ मिलते हैं थाने थेपड़ी बिकते हैं, आपको पता है। हाँ, अब आज ना मेरे पास किसी का फोन आया यार, तो ऐसी बातें करने लगे। वो मेरे से पूछा कि भाई तू मुझे एक बता कि मेरे ना वो निकल गई है, वो क्या पता जनेऊ निकल गई है, कोई रोग होता होगा जनेऊ, पता नहीं, उसमें वो फाले फूंड से क्या हो जाती है, कोई शरीर का कोई चमड़ी का रोग है। तो क्या मैं ना, ये जो गधे होते हैं ना, इनका गोबर है उसकी धुई लेनी पड़ती है उससे, गधों गोबर की। यार ये तो बहुत भारी संकट है, कोई संकट नहीं है, मैं भी सर्च करना शुरू किया है। ठीक है, कहीं ना कोई तो इसको भी बेचता ही होगा। तो ये वस्तुएं हैं जो अप्राप्य है, ये फट से क्या हो जाती है, प्राप्त तो हो जाती है। वो हद है यार, ये पहली बार सुना है कि वो सर्च कर रहा है। तो आपने देखा होगा ये होम करने के लिए लकड़ियां, गोबर, उपले थुपले सब सारे मिलते हैं इंटरनेट के ऊपर। वस्तुएं बहुत ऐसी, आप खुद देख लो। पहले यहाँ से ब्याह किताब ले चलो कहाँ चले, इस पे टोंग फाटक पे चलते हैं, फिर टोंग फाटक गए, वहाँ नहीं मिली, वो बोले चौड़ा रास्ता मिलेगी, फिर वहाँ से वो टेम्पो में बस में लटक के वहाँ जाते थे। अब क्या करते हैं, घर से दबाते हैं एक बटन, अगले दिन क्या आ जाती है, पुस्तक घर पे आ जाती है। कोई सी देश के किसी भी कोने में कहीं भी पुस्तक पढ़ी हो, वस्तुएं बहुत तेजी से आ जाती है। कल बेला छोरे बे मंगा रहा कि 2 लकड़ी, और मुझे अंगो के घर सी के आऊँ नहीं बे आप सही बना से ना खाशा। आपने सवैया को किसने खाया, आटे वाली सवैया, तो यार ये तो अपने आज तक नहीं खाई, आप तो यहाँ सबड़े खाए करा हमको। यार बटाऊ आवे ज्यादा सूखी बना के बहुत सारा घी खा ले, बटाऊ खाई जाएगा नहीं। हमारे यहाँ एक रिवाज था, बटाऊ जब आता था ना उसको सवैया बना के देते थे घी में, और उसमें ऊपर से ज्यादा घी डाल देते थे। अब क्या सवैयों के घी चिपक जाता, वो खाया नहीं जाता, वो क्यों, वो खिसफिल चलती है आपकी अंगुलियों से, तो वो बटाऊ ऐसे करते ही रहता था। फिर सारे लोग हंसते थे, वो सालियां जीजा जी के लिए स्पेशल सवैया बनाती थी। मुझे यार तू अजीब आदमी है, तू इन 2 उससे खाएगा कि ये वो चीनी कला है, वो खाते ना चीन वाले, वो 2 कौन सी स्टिक सी लेके ऐसे ऐसे खाते रहते। ठीक है यार, मेरे को तेरा काम भी, तो वो कहाँ से आई है कि ये चीन से आई है। चलो ठीक है, मेरे को 2 लड़के और नरमे की तोड़ के भी यही लिए आ रहा है। घटनाएं, विचार क्या चलती है, पूंजी 1 मिनट लगती है। आप बाहर आपको कोई है, वो आपने सुना होगा कौन सा वो कहता है, एक तो वो है हॉस्टल वाला कमरा दे दो, क्यों जगह नहीं है ना, बार बार महंगी हो गई है। एक और है वो तो स्पॉन्सर कर दे, वो ऐसा कुछ बोलता है। वो एक गाना है, पंजाबी में गाना है, वो गाड़ी के वो दरवाजे खोल के गाता है वो,
हाँ 3 पैग ला के मित्र आर्केट। हाँ वो कहता है कनाडा वालिया स्पॉन्सर कर दे हुए। मैं कह रहा स्पॉन्सर करेगा टाइम लगेगा, बाद है मुझे पता चला कि वो स्पॉन्सर नहीं कर रहा था, वो तो पैसे दे रहा था कि ये लो पैसे और तुम ले आओ। उसने वहां से कनाडा से बटन दबाया और पैसा कहाँ गया? आपके खाते में। पूंजी का प्रवाह बहुत ही क्या हो जाता है? तेज हो जाता है। आप कहीं से कहीं पूंजी भेज सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी शेयर मार्केट में, कोई भी चीज है। वित्त हो जाता है। सेवाएं, अब सेवाएं हैं, आप कोई सी भी सेवा है, चाहे बैंकिंग सेवा है, बीमा की सेवा है, चाहे आप स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा सेवाएं हैं, आप यहाँ घर बैठे बैठे शिक्षा सेवाएं ले सकते हैं। अमेरिका में कोई भी प्रोफेसर पढ़ा रहा है, आप उसके ऑनलाइन करो सब्सक्राइब और यहाँ पढ़ लो। कितनी सारी क्लासेस आप देखते रहते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं? सेवाएं। अब अमेरिका में कई लोग बैठे हैं, बे ढोकलियाँ बना लो, कोई वो बना रहा है, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे ना ये कुछ लोग हैं वो क्या बनाते हैं? भोजन बनाना सिखाते हैं। तो वो कौन सी सेवाएं हैं? वो खाना बनाने वाली कुक की सेवाएं वो यहाँ बैठे बैठे देते रहते हैं। इसमें दिक्कत आती है। ये सारी चीजें इतनी तेजी से एक से दूसरी जगह जाती है कि इतनी तेजी से तो कहाँ नहीं जाती आजकल? गांव में नहीं जाती। गांव में कोई रन मैरिज हो गई तो शाम तक खबर फैलती थी कि क्या हो गई है? रन मैरिज हो गई है। रन मैरिज है, भाग जिया 2 छोर और छोरी। सीधा थोड़ी बताऊंगा, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, भाषा भी बदल रही है, समझो थोड़ा। अब शाम तक पता चलता था सबको, और बूढ़ों को तो अगले दिन पता चलता था। जवान थे वही बातें करते थे, या औरतें खुसर फुसर करती थी, बूढ़ों को चौकी बजाए कौन बताए। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, बूढ़े क्या लेके बैठे हैं ये, अच्छा गांव की खबर, गुड गुड। टिक टिक करके आगे देख रहे हैं वो। 2 मिनट में पूरे गांव में पता चल जाता है, क्योंकि ग्रुप बने हुए हैं सोशल मीडिया पे, फट से खबरें फैल जाती है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कि रन मैरिज हो गई है। चलिए। तो मैं कह रहा था आजकल पूरा संसार क्या बन गया है? ग्लोबल विलेज। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है क्या समझने में? भूमंडलीकरण ये होता है, भूमंडलीकरण ये चीजें। अब मैं कह रहा था सारी चीजें फैल रही है, वस्तुएं, पूंजी, विचार, घटनाएं, कोई भी चीज नहीं है जो नहीं फैल रही। दिक्कत बस थोड़ी सी काय में आई है? शर्म में। क्योंकि ये तो प्रेरित है, ये ग्लोबलाइजेशन ये पाश्चात्य देशों से प्रेरित है। उन्होंने ये सोचा था कि हम नव उदारवाद के तहत, या सॉरी इसके था न्यू लिबरलिज्म के तहत और नियो कॉलोनियलिज्म के तहत हम क्या करेंगे? इन देशों को लूट लेंगे और वहां अपना माल है भर देंगे, अपने विचार भर देंगे, अपनी संस्कृति भर देंगे और अपना राजनीतिक प्रभुत्व वहां स्थापित कर लेंगे। तो इसने बाकी सब चीजों पे तो ग्लोबलाइजेशन की चर्चा की, समाओं को खुला कर दिया, लेकिन किस पे नहीं किया? श्रम। क्योंकि उनको पता है कि श्रम खुला होते ही ऑर्डर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थोक के भाव ये जो थर्ड वर्ल्ड के नागरिक है कहाँ जाएंगे? हमारे यहाँ आ जाएंगे, बिना ऑर्डर किए हम बुलाएंगे नहीं, फिर भी ये सीमा पार करके आ जाएंगे। तो उन्होंने किस चीज को स्वीकार नहीं किया? श्रम को। क्योंकि श्रम जो है वो जो विकसित देश है उनसे तो विकासशील देशों में तो आने से रहा, ये विकासशील देशों के लोग कहाँ चले जाएंगे? झुंड बना बना के ये वहां चले जाएंगे। तो अमेरिका का ये झुंझुनीकरण कर देंगे, है ना? ये अमेरिका का झुंझुनीकरण। सारे झुंड वाले कहाँ चले जाएंगे? अमेरिका में। देखो जुनू के बढ़िया कहाँ कहाँ चले गए, ये पिलानी से चले गए कहाँ, ये टाटा ये सब बिरला कहाँ से निकला हुआ है, ये सब जुनू के बहुत बड़े बड़े बढ़िया है। तो ये था मैकलुहान। उसके बाद अब एक एक करके चर्चा करते हैं। केनेथ बोल्डिंग, सॉरी एंथनी गिडिंग्स। एंथनी गिडिंग्स ये कहता है कि जो विश्वव्यापी सामाजिक संबंध है उनका सघनीकरण हो गया है। इसको बोलते हैं सामाजिक संबंधों का सघनीकरण, कि ये बहुत ही कॉन्क्रीट हो गए हैं, सघन हो गए हैं। विश्वव्यापी सामाजिक संबंध, सघन का तात्पर्य बहुत ज्यादा आपस में जुड़ गए हैं। अब इनकी संस्कृतियां, इनकी राजनीति, इनके विचार आपस में बहुत ज्यादा सघन हो गए, जुड़ गए हैं आपस के अंदर।
अब कहीं भी देखिए, एक जगह एक अश्वेत की हत्या की गई थी, ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन चला और पूरे संसार में फैल गया। सामाजिक संबंधों का सघनीकरण, मी टू को लेके, और एक जो फिल्मों का स्पॉन्सर्ड था, निर्माता निर्देशक था, उसके ऊपर एक औरत ने आरोप लगाया था, और देखते ही देखते पूरे संसार में मी टू का आंदोलन फैल गया और नारीवादी आवाजें बहुत तेजी से उठने लगी। एमजे अकबर को कहाँ इस्तीफा देना पड़ा? भारत में इस्तीफा देना पड़ा। कईयों की हालत खस्ता कर दी थी मी टू के आंदोलन ने। तो ये, इसको हम बोलते हैं सामाजिक संबंधों का सघनीकरण हो जाता है। कहीं भी एक कोई घटना घटती है तो सामाजिक संबंध पूरे विश्वव्यापक लेवल के ऊपर इतने सघन हो गए हैं कि पूरे संसार को प्रभावित करते हैं। वो पहले तो गांव में संबंध ऐसे प्रभावित करते हैं, तो विश्वव्यापी लेवल पे मुद्दे फैल जाते हैं। हार्वे, हार्वे का शब्द याद रखना, ये कहता है समय स्थान संपीड़न, टाइम स्पेस कंप्रेशन हो गया। समय स्थान संपीड़न, संपीड़न था कंप्रेस, कंप्रेस करके चीजों को क्या कर देते हैं, कर लेते हैं ना आप, इकट्ठा कर लेते हैं। आजकल ये चावल जलाते नहीं है, इनको क्या करते हैं, कंप्रेस कर लेते हैं, इकट्ठा करके उसकी पराली को एक वो बंडल सा बना लेते हैं। कंप्रेस करना होता है किसी चीज को दबाना। अब कैसे बताया आपको दबाने का, चलो आप ऐसे समझ जाओ। कोई बिखरी हुई चीज है, आप उसको क्या करते हो, दबा के इकट्ठा करके छोटा सा कर लेते हो, उसको कंप्रेस होता है। कि अब समय और स्थान दोनों ही क्या हो गए हैं, कंप्रेस हो गए हैं, टाइम भी और स्पेस भी। टाइम कैसे हो गया, थोड़े से टाइम में आप कहीं से कहीं भी पहुंच सकते हैं। पहले तो कहते थे छोरी ने दूर कौन ब्यावा, है ना, लिया शंकु कर भी ने, क्यों पहले ऊंट थे, घोड़े थे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन था, रेलगाड़ी अब आएगी तो जाएंगे। अब छोरी को कब अमेरिका ब्याह हो जाए, छोरी बैठेगी 3 घंटे बाद कहाँ पहुंच जाएगी, भारत पहुंच जाएगी। तो अब है समय का कोई चक्कर है नहीं है, ठीक है। अब पहले कोई घटना, क्यों दिक्कत क्या है इसमें, छोरी ब्यानी नहीं है, ठीक है, हाँ ब्याह कर दो उसका, अमेरिका कर दो, जाए आ जाएगी। दूसरा ये हो क्यों गया है समय का, क्योंकि परिवहन क्या हो गया, बहुत ज्यादा तेज हो गया। कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, कहीं से बहुत ही थोड़े समय में जा सकता है, परिवहन बहुत तेज हो गया है और बहुत सस्ता और हो गया है। और दूसरा क्या चीज, स्थान। स्थान तो ऐसे आ गया जैसे बिल्कुल ही क्या हो, नजदीक हो। यहाँ आप बैठे बैठे आप दबाओ और अमेरिका का कोई सा भी शहर आप देखना चाह रहे हैं तो उसको जूम कर करके देख लो आप, ठीक है। तो ये जो स्थान है ना, इसकी कोई भूमिका ही नहीं बची है। पहले सोचते थे बटा है, ठीक है, तो बटाऊ पहले तैयारी करता था। जब वो जीजा जाता था दूर शादी कर देते थे, तो वो लड़का जाता था तो सोचता था, पहले वो दूसरे से कहता था बिया चाल से गया और विदुर में अकेलो जाऊंगा। तो तब आप देखा होगा, पहले अकेला वो दामाद नहीं आता, उसके साथ उसका दोस्त भी आता था। आजकल अकेला कौन आता है, दामाद, क्योंकि स्थान है वो बहुत ही नजदीक हो गए हैं। तो अब न तो समय का चक्कर है और न ही किसका चक्कर है, स्थान का। वस्तुएं, विचार, व्यक्ति सारे बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ऐसे लगता है कि समय और स्थान सिकुड़ के क्या हो गए हैं, छोटे से हो गए। 1 सेकंड में आप अपनी बात कहना चाह रहे हो, 1 सेकंड में कहीं से कहीं भी अपनी बात पहुंचा सकते हो और कहीं आप खुद पहुंच सकते हो। तो न तो समय बैरियर है और न ही स्थान है, दोनों बिल्कुल सिकुड़ गए। हार्वे इसको कहता है कि वैश्वीकरण है समय स्थान संपीड़न। केनिची ओहमे ये कुछ और ही कह रही है। ये कह रही है कि बॉर्डरलेस वर्ल्ड, ये आप समझना क्या है। पहले कोई भी विचार आता था, कोई भी वस्तु आती थी, कोई भी व्यक्ति आता था, कोई भी पूंजी आती थी, आके और बॉर्डर पे रुक जाती थी। किसी भी देश से निकलती दूसरे देश के बॉर्डर पे आगे रुक जाती। श्रम तो आज भी रोक लिया जाता है, बाकी चीजें नहीं रुकती आजकल। आजकल पूरा संसार क्या हो गया है, बॉर्डरलेस हो गया है। कोई भी विचार, कोई भी घटना कहीं भी घटी है, दूसरे देश में फट से घुस जाती है। काय के माध्यम से, संचार के माध्यम से पूंजी घुस जाती है, फट से पैसा यहां से वहां बॉर्डर पार करके भाग जाता है, वस्तुएं घुस जाती है। अब ये जो है आपका अमेजोन है और फ्लिपकार्ट है, इस पे आप कुछ भी मंगा लो, सरकार
का इनके ऊपर अभी तक बहुत कोई बड़ा नियंत्रण नहीं है। तो आप वस्तु है ना, ये बॉर्डर पार करके आती है, कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं है, अपने बिक रही है, बाजारों में आ रही है, भरी पड़ी है बाजारों में इनके सामान जो आए हैं। तो अब पूरा संसार कैसा हो गया है? बॉर्डरलेस हो गया। बॉर्डरलेस का हम ये भी तात्पर्य समझें कि अब जो राज्य की संप्रभुता है वो क्या हो गई है? बहुत ही कम हो गई है। पहले वो हर चीज पे नियंत्रण रखा करता था कि कोई भी मेरे खिलाफ है या कोई भी विचार मेरे बगैर पैदा नहीं होगा। अब यहां से वहां फट से विचार फैल जाते हैं और पता ही नहीं चलता राज्य को। राज्य देखते रहता है, राज्य प्रतिबंध तक नहीं लगा पाता। थोड़ी सी कोशिश से वो कौन था, रवि क्या नाम उसका, रवीश नहीं, अपना मंत्री था ये संचार मंत्री रविशंकर, उसने शायद ट्विटर से विवाद किया था, उसको इस्तीफा देना पड़ा था बाद में। ट्विटर से उसको ट्विटर को दबाने की कोशिश की उसने, तो उसने ट्विटर ने उसको दबा दिया। इतना बड़ा विवाद हो गया, छोटी सी बात हुई थी कोई उसके खबरों को लेके कि ऐसे कोई चीज स्प्रेड नहीं करोगे आप। तो अब ये जो ये आपका है सोशल मीडिया, ये फेसबुक है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, ये किसी के भी नियंत्रण में नहीं है। इस पे कोई भी विचार आ सकता है। पूंजी पे नियंत्रण नहीं है, कहीं से भी कहीं पैसा भेजा जा सकता है। पहले आप पैसा लेके आते, क्या से लाया भाई, अमेरिकन डॉलर है दिखा। अब आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं सीधा ही, वो कौन सी करेंसी चलती है आजकल? क्रिप्टो करेंसी। उसको कहीं से कहीं भी लगाओ ना पैसा, आप संसार में किसी भी कोने में लगाओ, कोई रोकने वाला ही नहीं। क्रिप्टो करेंसी आ गई है। तो अब संसार क्या हो गया है? बॉर्डरलेस हो गया। बस आदमी को छोड़ के और कोई भी चीज नहीं रुकती। देश की इतनी ताकत ही नहीं है कि विचार को, वस्तु को, पूंजी को रोक सके वो। तो केनिची ओह में इसको क्या बोलते हैं? बॉर्डरलेस वर्ल्ड। ऐसी एक बात बोलते हैं, वो है ये आपका फ्रीडमैन है, थॉमस एल फ्रीडमैन। ये वो वाला फ्रीडमैन नहीं है जो हम थोड़े मिल्टन फ्रीडमैन नहीं है, ये थॉमस फ्रीडमैन है। ये कहता है कि वर्ल्ड इज फ्लैट। वर्ल्ड इज फ्लैट का तात्पर्य क्या है बताओ? कि पूरी संसार, दुनिया गोल है या दुनिया क्या है? फ्लैट है, सपाट है। सपाट दुनिया का तात्पर्य यहाँ कोई चीज रुकने वाली नहीं है, बहुत ही तेजी से जाती है ये सारी चीजें। तो फ्रीडमैन बोला कि वर्ल्ड इज फ्लैट। केनिची ओह ने कहा कि बॉर्डरलेस वर्ल्ड है। हार्वे बोला समय स्थान संपीड़न है। एंथनी गिडिंग्स बोलता है कि सामाजिक संबंधों का सघनीकरण हो गया है। और फेमस शब्दावली जो नहीं पूछते आजकल, वो क्या है? ग्लोबल विलेज। अब ऐसे लग रहा है कि पूरा संसार है ये आपस में जुड़ गया है। अब एक दो तीन विचारकों की और चर्चा करते हैं, वो क्या कह रहे हैं। ऐसा ही एक विचारक है जिसने पावर शिफ्ट, टॉफलर, याद किया? कल भी किया था टॉफलर, किया था परसों। कब किया था टॉफलर बताओ? एल्विन टॉफलर। जब मैं उसको आपको करवा रहा था उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म करा था, तब मैंने आपको कहा था, तब मैं आपको दो तुलना करके बता रहा था कि ये आपका मिशेल फूको बोला कि ज्ञान ही शक्ति है। तब पावर शिफ्ट की थी, वो भी कह रहा था कि शारीरिक शक्ति की बजाय आजकल मानसिक शक्ति क्या हो गई है? महत्वपूर्ण हो गई है। तो हम कर रहे हैं माइंड पावर, एल्विन टॉफलर। एल्विन टॉफलर ये कह रहा है कि ये जो वर्तमान संसार जो इस वैश्वीकरण के बाद का आया है, इसमें पावर शिफ्ट हो गई है। पावर शिफ्ट। अब ये पावर शिफ्ट हुई कहां से कहां तक है कि ये है, पहले धन की चलती थी और पहले मसल पावर चलती थी। मनी पावर एंड मसल पावर, ये दो पावर थी, धन की शक्ति और शारीरिक शक्ति। शारीरिक शक्ति को अपन कौन सी शक्ति बोलेंगे बताओ? सैन्य शक्ति। वो देश, वो संस्थाएं महत्वपूर्ण थी जिनके पास धन था और जिनके पास सेना थी। देश ही ले लो ना। अब है वो है, ये सारी चीजें किस ओर चली गई है? ज्ञान की ओर। जिसके पास तकनीकी ज्ञान है, जिसके पास संचार का ज्ञान है, जिसके पास विज्ञान का ज्ञान है, आज वो प्रभावशाली है। तो कल को संघर्ष होगा तो सैन्य शक्ति, मसल पावर और इकोनॉमिक पावर की बजाय कौन सी पावर जीतेगी? ये ज्ञान शक्ति जीतेगी।
अमेरिका आज आगे क्यों है, चीन ही धीरे धीरे क्यों आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये कौन सी सोसाइटीज है, ये नॉलेज सोसाइटीज है, इनका पूरा ध्यान ही तकनीकी ज्ञान के ऊपर लगा हुआ है। तो आजकल वर्तमान में जो पावर शिफ्ट हुई है वो धन बल और शारीरिक बल से कहाँ शिफ्ट हो गई है, ज्ञान शक्ति की ओर। ये भूमंडलीकरण के बाद ये बहुत ही ज़्यादा तेज हुआ है। ये हांगकांग है, ये सिंगापुर है और ये आपका दुबई है। ये किस नाम का खा रहे हैं बताओ, ये अपनी ज्ञान शक्ति के बल के ऊपर बढ़ रहे हैं। से सारी कंपनियां क्यों जा रही है दुबई, ये आज है, ये क्यों बढ़ रहा है, ये बेंगलुरु इतना फेमस क्यों है, किस वजह से, आईटी की वजह से, वो क्या किस वजह से बढ़ रहा है, ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति महत्वपूर्ण हो गई है। अब हम एक व्यक्ति की और चर्चा करते हैं जिसमें बहुत ही आजकल पूछा जा रहा है, वो व्यक्ति है रोलैंड रॉबर्टसन। ये जरूर याद रखना आप, ये एक अजीब से शब्द का प्रयोग कर रहा है। रोलैंड रॉबर्टसन, ठीक है। रोलैंड रॉबर्टसन ये कह रहा है, इसने एक नया शब्द दिया है, वो दिया है ग्लोकल, इसी से बना है ग्लोकलाइजेशन। ये जरूर याद रखना आप। ग्लोबल विलेज तो है मैकलुहान का, और रॉबर्टसन का कौन सा है, ये ग्लोबलाइजेशन तो होता है भूमंडलीकरण, एक होता है ग्लोकलाइजेशन। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना, बी की जगह आपको क्या करना है, सी करना है। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या बन जाएगा, ग्लोकलाइजेशन। ग्लोकलाइजेशन क्या है, ग्लोकलाइजेशन का तात्पर्य ये है कि विश्व है ना वो ग्लोबल हो गया है, लेकिन इस ग्लोबल विश्व में आज भी कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है, लोकल चीजें महत्वपूर्ण है। इससे बनता है ग्लोकल। थिंक, अभी चर्चा कर रहे थे ना कि हाँ वही कि थिंक ग्लोबली और एक्ट लोकली। अब आप बताओ, एक बूढ़ली है इन गांधीनगर में, अनूप गढ़कानी की है, कुमारंग है, गढ़किंग है। तो वो बूढ़ली क्या है कि जो भी त्योहार आएगा ना, देसी त्योहार, पहले तो उसके वो गीत गाएगी। भाई ये आई आपके तीज आई तो वो पहले तीज के गीत गाएगी, ठीक है। गणगौर आई तो गणगौर के गीत गाएगी कि भाई पहले ये गीत गाती मैं, तो वो पहले गीत गाएगी। फिर वो बताएगी कि हम इस पे बनाते क्या थे, तो तीज ने के बनाऊँ था, गणगौर ने के बनाऊँ था, बस डोकियाँ बने, ढोकलियाँ किया बने, ये सारी चीज़ बतावा। उसके आज लाखों फॉलोअर्स हैं उसके। वो जब भी त्योहार आता है ना, देखते हैं बूढ़ड़ी ने क्या कहा, वो बिल्कुल देसी ठेठ बूढ़ड़ी, उसका पोता है वो, उसकी क्या बनाता है, वीडियोस बनाता है, आप देखना, और उसके लाखों फॉलोअर्स है। तो अब क्या है, वो बूढ़ड़ी जो लोकल है वो क्या हो गई है, वो ग्लोकल हो गई है ना। तो इसका तात्पर्य है कि अब ग्लोबलाइजेशन भी हो रहा है, तो इसके साथ साथ जो आपकी लोकल चीजें हैं वो भी उभर के कहाँ आ रही है, बाहर आ रही है। जैसलमेर में वो तो बूढ़िया चलता रहा, वो बजाता था, हाँ सारंगी बजाता था। देखते ही देखते वो बूढ़िया क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। लंगा है, मंगनियार है, हमारे देसी भोजन है, हमारी देसी कलाएं हैं। ये जो कुछ जगह है ना, ये बहुत अच्छे ये बनते हैं, मिट्टी के खिलौने बनते हैं, कहीं कहीं बहुत ही अच्छी लोकल में साड़ियाँ बनती थी जिनको कोई जानता ही नहीं था। लोकल में इतने अच्छे गीत चलते थे, इतने नृत्य चलते थे, वो सारे अब क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे फेमस हो रहे हैं। तो अब हम ग्लोकल भी हो रहे हैं और अब हम लोकल भी हो रहे हैं। तो इसको हम कौन सा शब्द बनता है, इससे ग्लोकलाइजेशन बन रहा है। ये है रॉबर्टसन का, इसको याद रखना, ग्लोकलाइजेशन। अब हम चर्चा करेंगे, वो चर्चा करेंगे इसकी कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी वाले की, हेल्ड की। डेविड हेल्ड। देखिए ये छोटे छोटे शब्द ना यही आते हैं ज्यादा। शायद पिछली बार ग्लोकलाइजेशन पूछा हुआ था किसी एक में, कोई बोलता है ये ग्लोबल विलेज, कोई कह रहा है फ्लैट, वर्ल्ड इज फ्लैट, कोई कह रहा है बॉर्डरलेस वर्ल्ड,
हार्वे कह रहा है समय स्थान है संपीड़न, कोई कह रहा है पावर शिफ्ट हो गई है इस पे, ऐसी चर्चाएं चल रही है। अब हम चल रहे हैं डेविड हेल्ड की चर्चा। डेविड हेल्ड करता है कि ये जो वैश्वीकरण है इसकी 4 बड़ी विशेषताएं। इसकी एक तो बड़ी विशेषता है कि जो सामाजिक संबंध हैं उनमें क्या आ गई है, थोड़ी जटिलता या उसमें संघर्ष हो गया थोड़ा सा। दूसरा है प्रवाह में तीव्रता आ गई है। तीसरा है जो सांस्कृतिक संबंध हैं वो थोड़े ज़्यादा घनिष्ठ कह लो या क्या हो गए हैं, वो व्यापक हो गए हैं, कुछ भी कह लो, सांस्कृतिक संबंध व्यापक हो गए। और तीसरा वो कहता है एक दूसरे के ऊपर हम अंतर संबंधित या अंतर व्याप्ति हो गई है, इंटरडिपेंडेंस या अंतर व्याप्ति हो गई है। ये इसमें लगभग सारी विशेषताएं आ जाएगी। अब अपन देखें, सामाजिक संबंधों में जटिलता आ गई है। डेविड हेल्ड कह रहा है भूमंडलीकरण ये है, सामाजिक संबंधों में क्या आना, जटिलता आना। भूमंडलीकरण की विशेषताएं है या तत्व कह लो, ये ऐसे काम होते हैं। सामाजिक संबंध जटिल हो जाते हैं। कहीं भी एक ही जगह कोई सामाजिक छेड़खानी होती है तो उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। 1991 में ये टूटा था, 92 में, क्या नाम, 92 में ये वाला बाबरी मस्जिद। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि उस टाइम तो इतना व्यापक प्रचार प्रसार हुआ नहीं था, मीडिया नहीं था, वरना वो क्या करता, फोटो खींचता, बड़े वो बनते, क्या बनते, वीडियोस बनते, लोग कमेंट्री करते और पूरे संसार में फैल जाते। पूरे संसार में सिर्फ ये तो 3 ही देशों में फैला, पाकिस्तान में फैला, भारत में फैला और बांग्लादेश में फैला। तो राम ने बचाए तो कितने लोग, मार बहुत दिए थे उस टाइम, हिंदू भी मरे और मुसलमान भी मरे थे। अगर यही घटना आज के टाइम में घट जाए, इतनी बड़ी घटना, तो पूरे संसार में ना तबाही फैल जाती है, क्योंकि सामाजिक संबंध क्या हो गए, बहुत ज्यादा जटिल हो गए। इस जटिलता का मूल कारण ये है कि 1990 के बाद जब से एलपीजी आई है, तब से क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन उसके साथ आया है। हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं अपनी सामाजिक रीतियों को लेके, अपने धर्मों को लेके, अपनी जातियों को लेके। पूरे दिन क्या चलता रहता है बताओ, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। हम धर्म के प्रति कभी भी इतने सेंसिटिव नहीं थे, जातियों को लेके इतने सेंसिटिव नहीं थे जितने आज हो गए हैं। जाट सम्मेलन, राजपूत सम्मेलन, कुम्हार सम्मेलन, खाती सम्मेलन, माली सम्मेलन, ये था ही नहीं। और वो हम गर्व से कहो हम ये हैं, ठीक है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम फलानी जाति के हैं, ये इतने ज्यादा भाव भर दिए गए हैं कि पूछिए मत। पहले इन मुद्दों में चर्चा ही बहुत ही कम किया करते थे, ये नहीं था, जातिवाद नहीं था, इतना वो नहीं था। और ऐसे ना आपको बहुत ज्यादा आपके दिमाग में कब्जा नहीं किया गया, जैसे अब हिंदुत्व की धारा है या मुसलमान इस्लामवाद फैला हुआ है। सामाजिक संबंधों में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और पहचान का संकट इतना बड़ा खड़ा हो गया है कि इसमें क्या आ गई, बहुत ज्यादा जटिलता। ये किसकी वजह से आई है? तो सामाजिक संबंधों में जटिलता आना है, भूमंडलीकरण। प्रवाह में तीव्रता आना, प्रवाह को तीव्र करता है। संचार कितना तीव्र हो गया देखिए, पहले घटनाएं हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था। पहले कहते थे कि ये जो यूएसएसआर है ये रखता है लोहे का पर्दा और चीन रखता है बांस का पर्दा, कि आयरन कर्टेन है वो यूएसएसआर ने लगा रखा, स्टालिन ने। उस देश में क्या होता था किसी को पता? कितने लोगों को स्टालिन ने मार दिया, क्यों मार दिया, पता ही नहीं चलता था। और चीन में कहते थे बंबू कर्टेन है, बांस का पर्दा है, वहां क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चलता। आज एक वो नेलिनी करके कौन है, उसको 2-1 बार उसको जहर देने के प्रयास किए, एक बार तो मरता मरता बचा है। किसने? इसने, अपने पुतिन ने। सारे जानते हैं, वो तो शुक्र है कि वो वहां से बाहर नहीं निकल रहा, वरना वो आज वैश्विक लीडर होता या वो इतना त्यागमयी व्यक्ति होता गांधी की तरह, ठीक है। उसको सब जानते हैं। आज वहां कुछ भी होता है ना, तो सोशल मीडिया के द्वारा फट से कहां पहुंच जाता है, दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो संचार की वजह से जो विचार है, घटनाएं हैं, तेजी से फैलती है।
दूसरा बहुत तेज क्या हो गया है, परिवहन हो गया है। ये आपका मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स, ये बहुत ही तेज हो गए संचार और परिवहन। टीवी चैनल्स कितनी तेजी से घटनाएं लेके आते हैं, और आजकल टीवी चैनल्स की जरूरत नहीं है। लोगों ने टीवी चैनल्स पे तो विश्वास करना ही क्या कर दिया है, बंद। पहले कौन से चैनल खोलेंगे, पहले आपके यूट्यूब के चैनल, उन पे देखते हैं लोग आजकल खबरों को, और वो तो बहुत ही तेजी से, क्योंकि चैनल जोर ही नहीं आ रहा है, जहां ही खड़े हो वहीं से सूचनाएं बढ़ाओ, और किस पे डालो, इसके ऊपर आप यूट्यूब पे डाल दो, फट से सब जगह पहुंच जाएगी। तो प्रवाह में क्या आ गई है, तीव्रता। प्रवाह संचार और परिवहन की वजह से प्रत्येक प्रवाह, चाहे वस्तु है, वस्तु का, विचार का प्रवाह, घटनाओं का प्रवाह, श्रम का प्रवाह बहुत ही तेज हो गया है। सांस्कृतिक संबंध व्यापक हो गए। अब विभिन्न संस्कृतियों के बारे में हम जानने लगे, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके पारिवारिक ढांचा कैसा है, उनकी रसोई में क्या बनता है, वो उनके आपसी संबंध कैसे होते हैं। तो हर एक चीज है वो व्यापक स्तर पे प्रचारित हो रही है। अब हम पूरा जानते हैं कि अमेरिका में लोग रहते कैसे, हम सब जानते हैं, लेकिन इसका परिणाम है ना, इसके दुष्परिणाम भी होते हैं। ये सांस्कृतिक संबंध है ना, ये मोनोकल्चर लेके आता है कई बार। मोनोकल्चर का तात्पर्य ये है कि हम एक जैसा ही सोचने लगते हैं, एक जैसे ही रहने लगते हैं। इसको हम कई बार कहते हैं कि अमेरिका की संस्कृति पूरे संसार में छा गई है। अमेरिका के कपड़े, अमेरिका की चश्मा, अमेरिका के विचार, अमेरिका की शिक्षा, अमेरिका का रहन सहन, अमेरिका के सामाजिक मूल्य, वो सारी जगह छा गए। वो कैसे रहते हैं, उनके माँ बाप के कैसे संबंध हैं, बाप बेटे के कैसे संबंध होते हैं, वैसे यहाँ हो गए। अब अमेरिका में क्या करता है, जैसे शाम हो गई, 8 बज गए, अब 8 बजे अपने ऐसा नहीं है, ऐसे दूसरे मुंह नहीं देखते, आजा अमेरिकन स्टाइल लगाते हैं। अब यहाँ सारे अमेरिकन स्टाइल लगाते हैं आजकल, हॉस्टल वाले, ऐसा नहीं होता आजकल, पहले नहीं लगता था, 90 के बाद लगने लगा है। अमेरिकन स्टाइल में क्या करते हैं, सब अपना इंडिविजुअल देते हैं कि अच्छा 500 रुपये लगेंगे, 5 जने, लाओ भैया 100 दे दो, 100 सारे 100 देंगे और सामान आ जाएगा। ये अमेरिकन स्टाइल है भाई, अपना अपना खाओ, ठीक है, ज्यादा माहौल बनाने की जरूरत नहीं है, मुंह देखने की जरूरत है नहीं है। एक लाएगा तो दूसरा उसको डिस्टर्ब है नहीं करेगा, वो तो तू खा पी यार तेरा, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं तो बैठा हूँ। दूसरा पूछेगा भी यार भाई क्या हो गया, तेरे पास पैसा देता, आज मैं देता हूँ, नहीं, कोई पार्टी सामूहिक नहीं होगी। हाँ, तो ये कौन सा सिस्टम चलता है, ये अमेरिका वाला। ये होते हैं मोनोकल्चर। हम कहते हैं कि मैकडोनाल्डाइजेशन आ गया है, हम बहुत व्यापक चर्चा करेंगे, अमेरिकन हेजेमनी की चर्चा करेंगे। ये होम्योजेनिसिटी को बढ़ाता है, कि ये समरूपीकरण को बढ़ाता है, हम एक जैसा सोचते हैं, एक जैसे। अब ये कटिंग है, ये जो बकरा कटिंग आई हुई, ये मुर्गा कटिंग, सारे छोरे पूरे संसार में कौन सी कटिंग करा घूम रहे हैं, वो मुर्गा कटिंग। उसमें क्या करते हैं, यहाँ तो गुच्छा रखते हैं, भाई मेरे वाले कौन से घाट हैं, ठीक है, मैं तो उनको कई बार तो मुर्गा कटिंग को कहता हूँ, तुम्हारी बकरा कटिंग है हमको ये, पर फिर भी मगर यहाँ बड़े से बाल रखेंगे, साइड में से क्या करेंगे, बिल्कुल छोटे कर लेंगे, ठीक है। पूरे संसार में सेम कटिंग चल रही है, तो कटिंग और भी बहुत प्रकार की, यार वो करवा लो, नहीं वो नहीं करवाएंगे, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ, इससे कौन सी कल्चर होती है, एकल कल्चर, समरूपी कल्चर का विकास होता है। सारे एक जैसे कपड़े पहन रहे हैं, एक जैसा खाना खा रहे हैं, वही मैकडोनाल्ड जाओ पिज्जा खाओ, सब पिज्जा खाते हैं आजकल, ठीक है, डबल पिज्जा, सिंगल पिज्जा, ओनियन पिज्जा, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। वही उनका खान पान निश्चित हो गया है, नृत्य निश्चित हो गया है, ज्ञान निश्चित हो गया है कि MBA करना है या फिर MBBS ही करना है, स्वरूप हर चीज का निश्चित कर दिया है। तो हालांकि मुद्दा ये नहीं कि सांस्कृतिक संबंध है, ये मोनोकल्चर को बढ़ावा देते हैं। ये क्या करते हैं, इन सांस्कृतिक संबंधों की वजह से जब अमेरिका हावी हुआ तो लोगों ने कहा हमारी भी संस्कृति कम है नहीं है, तो अब वो अपनी लोकल संस्कृति को बढ़ावा देने लग गए हैं। अब आपने देखा होगा आने वाले टाइम में क्या होगा, ये जितने भी स्थानीय नर्तक है और स्थानीय गायकार, इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। अब पीछे मैंने बताया था कि लोकलिटी वापस कैसे हावी हो रही है, 2 चीज़ें पैरेलल चल रही थी। एक तो मैं मामा की लड़की की शादी में गया तो वहाँ डीजे चल रहा था, तो छोरे छोरियाँ काय पे नाच रहे थे, डीजे पे नाच रहे थे। उन्होंने क्या कर रखा था, वो 3 गाने वाली थी, मेरे मामा ने और मेरे मौसियों ने उसको बुला रखा था, क्योंकि वो तो भूल गई, नई बींदनी आती है, पुरानी भूल लगा, कंठ बैठ गया,
महंगाई से को नहीं, अब गावे कौन है। तो वो गाने बजाने वाली वो 3 थी, वो स्पेशल आई हुई थी, रोज के वो 700-800 रुपए लेके जाई जाते, त्यूल और लेके जाती है ना। अब ये ना लोकल है ना, वो भी जिंदा है, वापस जिंदा की जा रही है। अब है ना, पहले ये कहते थे कि चलो क्या करो डीजे लगा लो, अब कह डीजे नहीं है। मैं पीछे कई शादियों में गया तो वो है ना लंगा को किसको बुलाते हैं, मांगणियारों को, वो खुद बैठ जाते हैं और वो बाकी लोग बैठे बैठे देखते रहते हैं। तो ये ना एक नई कल्चर आई है एक। तो इसका तात्पर्य नहीं कि सब जगह मोनो अमेरिकन कल्चर ही हावी हो गई है, लोगों को अब अपनी कल्चर से भी प्रेम हो गया और उसको भी क्या करने लग गए हैं, वो बढ़ाने लगे, उसका प्रचार प्रसार करने लगे। हमारी कल्चर भी और कल्चर से कम है नहीं है। अब हो गई है अंतर्व्याप्ति, इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई है। इसको इंटरडिपेंडेंसी बोलते हैं, कोहेन एंड नाय। इंटरडिपेंडेंसी है वो पैसे के मामले में, इंटरडिपेंडेंसी मंदी के मामले में, इंटरडिपेंडेंसी आपके आतंकवाद के मामले में, इंटरडिपेंडेंसी ये जो वायरस फैलते हैं इस मामले में, इंटरडिपेंडेंसी पर्यावरण के मामले में। छोड़ो पर्यावरण, इन 2 मुद्दों पे देखो कितनी है। बाजार पे आतंक के ऊपर और आपके ग्लोबल वार, ये इसके ऊपर पर्यावरण के ऊपर कितनी ज्यादा इंटरडिपेंडेंसी आ गई है। बाजार में एक देश का बाजार थोड़ा सा डूबता है, पूरे संसार का बाजार है प्रभावित होता है। अमेरिका के कुछ बैंक डूबे थे 1997-98 में, तो ये सारे देश बर्बाद हो गए थे, जिनको अपने को एशियन टाइगर कहते थे, सिंगापुर, मलेशिया और ये सारे। 2009 में 2-3 बैंक डूबे थे अमेरिका के, अब बैंक डूब रहे हैं वहां के। इससे पूरे संसार के बाजारों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। 2 देश छोटी सी लड़ाई करते हैं, ठीक है, आज कोई से 2 अरब देशों की लड़ाई करवा दो आप देखोगे अगले ही दिन से डीजल और पेट्रोल के क्या बढ़ जाएंगे, पूरे संसार में भाव बढ़ जाएंगे। बाजार बहुत ज्यादा एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए। कुछ नहीं हुआ था, हुआ क्या था, कोरोना फैला तो चीन के कुछ मजदूर फैक्ट्रियों में नहीं जा पाए। परिणाम स्वरूप वो जो चिप बनाया करते थे, छोटे छोटे चिप, वो नहीं बन पाई, तो पूरी सप्लाई चेन प्रभावित हो गई। उसकी वजह से कारों में जो चिप लगती थी वो पहुंची नहीं, तो कारें बनना क्या हो गई, बंद हो गई। तो लोहे की फैक्ट्रियां बंद हो गई, जो टायर बनाती थी वो फैक्ट्रियां बंद हो गई। पूरे संसार में एक सप्लाई चेन में से एक चीज बिगड़ी थी तो पूरा कार का बाजार प्रभावित हुआ था। लोहा, टायर, हर एक चीज प्रभावित होने लगी थी। तो बाजार बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट हो गए हैं एक दूसरे के ऊपर। कोई भी देश स्वायत्ता पूर्वक ये नहीं कह सकता मैं तो अकेला हूं और अकेला काम है चला लूंगा। आतंक विश्वव्यापी हो गया है, कहीं भी विस्फोट कर देते हैं। अब अफगानिस्तान में बैठे बैठे लादेन के छोरे कहां कर आए, अमेरिका में जहाज में बैठ के जहाज को बिड़ाए वो। तो ये आतंक विश्वव्यापी हो गया है, समस्या विश्वव्यापी। हाँ, क्या हुआ, मैंने गलत तो नहीं कहा है, जहाज को गिरा दिया, हाँ हवाई जहाज को। पर्यावरण, अब पर्यावरणीय समस्या है, अब एक देश के पास इसका समाधान है नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग कोई एक देश तो फैलाता नहीं है, सारे देश मिलकर ऐसी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो अंतर्व्याप्ति बहुत ज्यादा हो गई है। अब आपने समझा, सामाजिक संबंधों में जटिलता आ गई है, प्रवाह में बहुत ज्यादा तीव्रता आ गई है, सांस्कृतिक संबंध है व्यापक हो गए हैं और इंटरडिपेंडेंसी आ गई है। ये सारी किसकी विशेषताएं हैं, ये है भूमंडलीकरण, इसको बोलते हैं भूमंडलीकरण। कल करेंगे तो अपन भूमंडलीकरण के कारण करेंगे, वहां से शुरू करेंगे। कल भूमंडलीकरण कंप्लीट हो जाएगा और कल अपन सोशलिज्म करेंगे या कोई न कोई एक आइडियोलॉजी कंप्लीट करेंगे। कल सैटरडे ही है या क्या है, सैटरडे, ठीक। कल आने कितना बजे आपको, 5 बजे आना, कल 5 बजे आना। धन्यवाद, बहुत बहुत।